नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जुनेद भाई। स्वागत है आप सभी का सिंखोरी परिवार पर। तो यहां पर मैं आज बात करने वाला हूं भाई, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देखिएगा भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने आपसे भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आपकी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप याद कीजिए कि भाई इसमें लस्टर होता है, मेटल्स लस्टर्स होते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी आती है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसकी ये जो मेन चीज क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेटल्स में एक एक्सेप्शंस मिल जाता है, लेड, जिसको पीवी बोलते हैं, वो इसका एक बैड कंडक्टर माना जाता है। जैसे मान के चलो इसकी डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी होती क्या है, जैसे कोई तार है उसको हम खींचते जाते हैं, तो ये मेटल की फिजिकल बेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे मान के चलो यहां पर आप कोई सी भी एक ब्रिटल ले लेते हैं। ब्रिटल, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर ब्रिटल क्या होता है। तो ब्रिटल होता है, बच्चा कोई लकड़ी है, अब लकड़ी को जैसे मान के चलो तोड़ देते हैं तो दो भागों में बढ़ जाते हैं, तो ये एक तरह से क्या है कि टूट जाती है। जैसे मेटल है, मेटल को आप बहुत तेज से मारोगे वो टूटेगी नहीं, एक चद्दर बन जाती है। तो वही चीज है। आगे हम बात करते हैं आज के टॉपिक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ना है। तो देखिएगा भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं इसमें रिएक्टिविटी तत्व, देखते हैं कि रिएक्टिविटी तत्व कौन कौन से हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि ये डिक्रीजिंग एक्टिविटीज में ये मेटल्स है कि भाई कौन सा मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये कुछ डिक्रीज पोजीशन में आपके सामने है, जो आप याद करना है, आपको याद करना ही करना है। देखिएगा कैसे। ये है आपका क्या, ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, जिसको लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर, और यहां पर Au। अब देखना कि इसमें खास बात क्या है कि सर इसमें खास बात है कि जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। मोस्ट रिएक्टिव आपका यहां पर पोटेशियम होता है, फिर उसके नीचे ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे यहां से डिक्रीज पोजीशन में आ जाती है। तो ये पोजीशन, ये चार्ट आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने की, कौन कौन सा आपका, वापस मैं बताता हूं भाई कौन कौन सी है। भाई आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, HSU, Hgc, Ag, और यहां पर Au आपका आ जाता है कि भाई ये मोस्ट रिएक्टिविटी और लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी आती है। फिर आपका अगला आता है कि भाई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल कैसे होगा। भाई रिएक्शन विद मेटल्स विद नॉन मेटल्स कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स is the tendency to attain a completely filled balance cell, यानी कि उसका बैलेंस सेल कंप्लीट भरा होना चाहिए। साथ में atoms of the metals lose electron from their balance shell to form cations, यानी कि cations क्या होते हैं ना, आपको पता है कि मेटल्स हैं, मेटल्स यदि इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, यानी कि एक तरह से डोनर है, तो डोनर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कैटायंस कहते हैं। तो वही चीज है, एटम्स ऑफ द मेटल लूज, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये इसके बैलेंस में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और साथ में देखो एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स गेन, अरे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इनके पास एनायंस इनको बोलते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये आपको पता है। अब देखना इसमें अगली चीज मैं बात कर रहा हूं आयनिक कंपाउंड्स की। अब देखना आयनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं कि भाई ये बोलता है कि द कंपाउंड्स formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are called ionic compound। भाई और क्या है यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। भाई यहां पर हम बता रहे हैं कि भाई आपका एक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो कोई सोडियम है और क्लोरीन है। अब यहां पर जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11 नंबर। अब देखना कि यहां पर सोडियम के पास क्या है, 281 यहां पर आया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281 हमने देखा है। जबकि मैं बात करूं आपसे भाई इसमें आपका क्लोरीन की, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उसका एटॉमिक हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब यहां से सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर जाता है, तो ये आपका देखते हैं कि भाई जो डोनर है,
डोनर कौन है आपका? सोडियम है, जिसके ऊपर कैटायंस यानी कि वो एक तरह का मेटल है, वो एक तरह का मेटल है जो आपको इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि आप क्लोरीन है, वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो एनायंस बोलते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वही चीज हमने देखी कि भाई आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल्स टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी यहां पर कह सकते हैं। लास्ट में देखिएगा भाई इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपको यहां पर याद करनी है, वो चीज देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें फिजिकल नेचर। अब प्रॉपर्टी में फिजिकल नेचर क्या आता है भाई इस आयनिक कंपाउंड्स में, कि ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड टाइप की होगी, हार्ड होगी, जनरली ब्रिटल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। जो इनका फिजिकल नेचर है वो जनरली आपको यहाँ पर सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल टाइप का होता है। जबकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर होता है आयनिक कंपाउंड्स का। इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कैसा होगा भाई, इनका ये बेस्ट हाई मेल्टिंग कंपाउंड यहाँ पर होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग कंपाउंड होता है जो आयनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी में जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये जनरली वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, और एंड इनसोल्यूबल इन सोलवेंट, भाई सोलवेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। जस्ट लाइक कौन कौन से ऐसे होते हैं, कैरोसिन हो गया आपका और पेट्रोल, इनके अंदर इनसोल्यूबल टाइप के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगला आपका आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब है कि भाई इसके अंदर जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आयनिक कंपाउंड्स की, ये कंडक्टर ये किसके मेल्टन और सॉल्यूशन के अंदर होती है, लेकिन बट यहां पर नॉट सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होती। कहने का मतलब है कि भाई जो आयनिक कंपाउंड्स हैं यदि दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते हैं। तो आपके सामने 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको यहां पर याद करनी है। फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती है। फिर अगला आता है मिनरल्स। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल कोर। तो हमने बोला कि मिनरल्स होते हैं भाई खनिज, जिनको हम बोलते हैं बहुत प्यारे तत्व होते हैं, जिनसे बोलते हैं ना कि खनिज तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो जिनसे हम बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ यानी ये ऊपरी लेयर होती है, यानी कि एक लेयर है, अर्थ की ऊपरी लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है जहां मिनरल्स मिलते हैं। अब यहां देखना ओरीज क्या चीज है। अब ओरीज यहां देखते हैं, ओरीज में मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल, यानी कि जो मेटल है प्रॉफिटेबल होगा। यहां पर क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, यानी सच एज मिनरल्स आर कॉल्ड ओरीज, यहां पर हम इसको बोलते हैं ओरीज, यहां पर बोलेंगे। साथ में देखना कि यहां पर अकर्स ऑफ मेटल्स की बात करता हूं मैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में सबसे वेरी रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं? वेरी रिएक्टिव मेटल्स आपका सोडियम, यहां पर पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। आपको पता है भाई यहां पर ये नॉट फाउंड इन ए फ्री स्टेट, एक्सट्रैक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन लाइसिस की प्रोसेस यहां पर होती है, जो आपको यहां पर याद रखना है। अब यहां पर मैं दूसरा बात करता हूं यार, इसके अंदर मोडलिटी ऑफ रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? तो जिंक होगा, फेरस होगा, यहां पर पीबी लेड बोलते हैं, कॉपर होता है, और यहां पर Hg पारा होता है। इसके में ऑकरेंस ऑफ सल्फेट, यहां पर क्या है सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, यहां पर रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, यानी कि यहां पर रिडक्शन होता है किसके द्वारा भाई? यहां पर हम कार्बन को यूज करते हैं तो रिडक्शन की प्रोसेस होती है जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर और यहां पर Hg। आपको ये याद करना है, ये ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की बात हो रही है। फिर अगला आता है लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो आपका सिल्वर होता है और Au होता है। Ag और Au यानी ऑकरेंस नेटिव एंड फ्री स्टेट में रहते हैं, इसलिए बहुत ही कम जोन में आपको देखने को मिलता है कि बहुत फ्री स्टेट में रहते हैं, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। इसके बाद यहां पर मैं बात करूं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के अंदर, तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओरीज यानी मिक्सचर पार्टिकल्स की मैं बात करता हूं। तो मिक्सचर पार्टिकल्स में 3 स्टेप आपको देखने को मिलती है, यानी कि यहां पर क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओरीज,
यहाँ पर दूसरा आता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, और यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तीन चीज आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। तीनों स्टेज को वापस देख लीजिए भाई, तीनों स्टेज को आप वापस देख लो। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको यहाँ पर नजर आए कि भाई तीनों स्टेज कौन कौन सी आती है। ये चीज आपको देखने के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कौन कौन सा है। यहाँ पर ऑरिज में मिक्सचर पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि ऑरिज का मतलब है कि भाई मिक्सचर पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें आपका एनरिचमेंट ऑफ ऑरिज यहाँ पर हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स की बात कर रहा हूं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये कुछ चीजें थी मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो आपको यहाँ पर लर्न करनी है, याद करनी है। और ये कीजिएगा कि भाई इसके अंदर एक चार्ट और आता, पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर लिया है, जिसमें आपको एक चीज यहाँ पर बतानी, भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर एक आपका एक पार्टिकल आता है, जस्ट मान के चलो यहाँ पर इसी के अंदर मैं बात करूं आपसे कि आपसे डोटेड स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए, डोटेड स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए, तो जैसे मान के चलो कि आप एक यहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके शेल में। और यहाँ पर जैसे मान के चलो आपका क्लोरीन है, Cl है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर कितना है इसका, यहां पर 1 आ गया। इसका कितना है भाई 17 आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 यहां पर आ गया है। अब यहां पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, तो क्लोरीन के बाहरी जो आपका बोलता ना कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आउटर मोस्ट में यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं। कितने 7 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर आते हैं। देखो तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए हैं। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर इसने Cl को दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद हाइड्रोजन H+ हो जाता है, और क्लोरीन यहां पर ये इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर यहां पर नजर आपको यहां पर आएगी। इसको तो बोलते हैं ना डोटेड स्ट्रक्चर। ये आपका यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, और इनके पास Cl- यहां पर लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डोटेड स्ट्रक्चर। क्या है आपका डोटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, डोटेड स्ट्रक्चर जो आपको इस तरह से देखनी है। जैसे मान के चलो कि एक स्ट्रक्चर का और एग्जांपल मैं यहां पर लूं, तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि सर यहां पर मैंने सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है। अब यहां पर मैं बात करूं भाई, यहां पर आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, और यहां पर आपका ये देखिएगा इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कितना होता है आपके सामने है। अब एक चीज मैं यहां पर ले रहा हूं कि भाई आपके सामने इसको मैंने इसके बाहरी कक्ष में रखे, भाई इसका आउटर मोस्ट शेल में यहां पर 281 हमने रखा है, 281। तो यहां सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अब देखना कि इसमें हमने क्या किया कि भाई इसमें आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने लिया, जिसमें आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के पास यहां पर वापस कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, वही 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 17 है और 287 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, तो इसके पास Na+ ये नहीं हो जाएगा, इसके पास Na+ हो जाता है, और इसके पास जो Cl होता है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और यहां पर 7 इसके था। फिर एक अगला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, वो किसका होगा, वो यहाँ पर सोडियम का होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यार ये Na+ है और ये Cl- है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यार सोडियम है ये मेटल होता है, जबकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल होगा, ये भी यहाँ पर आता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो ये था एक नॉर्मल तरीका जिससे आप यहाँ देख सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो चीज है आपको यहां पर याद कर सकते हैं कि सर ये चीज है यहां पर। ठीक है, ये चीज याद कर सकते हैं। तो आपको सामने मैंने आज बात की मेटल्स और नॉन मेटल्स की, डोटेड स्ट्रक्चर का भी आइडिया दिया। तो अब आपका एक काम रह जाता है कि आपको जाइए एनसीईआरटी उठाइए पूरी सुबह से और शाम तक, बस आपको सिर्फ आपकी इस 3 वीडियो के अंदर पूरा मेटल्स और नॉन मेटल्स कवर मैंने किया है, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को यहां पर उठाकर देख लीजिए, आपका नॉन मेटल्स में से पूरा यहाँ
आपका जो माइंड में क्यूरीज है वो क्लियर हो जाएगी। और नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अपने फ्रेंड्स तक एक स्पेशल वीडियो मेटल्स और नॉन मेटल्स की मिलना ना भूले। तो बच्चा मिलता है अगली क्लास में वही जोश और वही एनर्जी के साथ अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।